यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुश्रुत संहिता का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, यंत्र विधि। पहले कुछ बता दो, आंसर करना है सबको, सबको आंसर करना नेसेसरी है। पश्चिम दिशा की वायु किस ऋतु में, किसमें? प्रावृट। और उत्तर दिशा की वायु, उत्तर दिशा की वायु, उत्तर दिशा की वायु, बोलो बोलो, किसमें? हेमंत। नैऋत्य दिशा की असुखकर वायु, नैऋत्य दिशा की असुखकर वायु किस ऋतु में? नैऋत्य दिशा की असुखकर वायु किस ऋतु में? किसमें? ग्रीष्म। एक अहोरात्र को षड ऋतुओं से अगर अपन सामंजस्य स्थापित करके देखें तो एक मतलब अहोरात्र को षड ऋतुओं सामंजस्य करके देखें तो प्रावट जो है वो किस प्रहर में होगी? प्रावट, प्रावट किस में? प्रावट किससे मतलब दिन रात में जो 3+3 होते हैं ना, किसमें? अपराह्न में। चलो बताना कौन सी ऋतु है? स्नेहात शैत्यात गौरवात उपलेपात च श्लेष्मा संचम आपादयन्ति, कौन सी ऋतु है? स्नेहात शैत्यात गौरवात उपलेपात श्लेष्मा संचम आपादयन्ति, षड ऋतुओं में से कौन सी ऋतु है? बोलो, षड ऋतु में। अरे कॉमन सेंस लगाओ ना, संचय कब होता है, कब का? सुश्रुत के अनुसार हेमंत में, हेमंत ऋतु की। एक और है, बोलना, तत्र पैतिकानां व्याधीनां उपशमो, तत्र पैतिकानां व्याधीनां उपशमो, कौन सी ऋतु? तत्र पैतिकानां व्याधीनां उपशमो, कौन सी ऋतु? जल्दी आंसर करो, ये जो आंसर नहीं कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। कौन सी? हेमंत। चलिए, कितने वर्ष का एक युग, कितने वर्ष का एक युग, कितने वर्ष का एक युग, कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। बसंत ऋतु में कौन सा रस बलवान होता है? बसंत ऋतु में कौन सा रस बलवान होता है? बसंत ऋतु में बलवान रस, टी के एस का आलम से याद करना था ना, तो टी से तिक्त, के से कषाय, शिशिर, बसंत दूसरी। एक कला में कितनी काष्ठा होती है? एक कला में कितनी काष्ठा होती है? समय का मात्रक, एक कला में कितनी काष्ठा होती है? एक कला में काष्ठा बताओ। 30। एक मुहूर्त में कितनी कलाएं होती है? एक मुहूर्त में कितनी कलाएं होती? एक मुहूर्त में कलाएं कितनी? यस, 20 से 1/2, 1/2 नहीं, 1/10। हाँ, 20 प्लस 1/10 कला इज इक्वल टू 1 मुहूर्त। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द 7th चैप्टर, यंत्र विधि। देख बाबू, अगर शल्य तंत्र पढ़ना है, शल्य तंत्र सीखना है, सुश्रुत समझना है, तो यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, जलों का इन पे ध्यान देना होगा। यंत्र वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो जनरली किसी भी चीज को, किसी बॉडी के अंग इत्यादि को काटने पीटने के काम नहीं आते, जो होल्ड करने के लिए,
चीजों को पकड़ के बाहर निकालने के लिए या चीजों को पकड़ के पुश करने के काम आते हैं। बेसिकली यंत्र और शस्त्र में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यंत्र ब्लंट होते हैं और शस्त्र शार्प धार वाले होते हैं। ठीक। थर्ड कोटेशन लिखता है यंत्रम शतम एकोत्तरम। कुल यंत्र कितने? 101 संख्या। अत्र हस्त प्रधान। हस्त क्या है? प्रधानतम। क्यों प्रधानतम है? इसका कारण क्या है? तो ये हो गया ए और ये हो गए दोनों आर। यस्माद हस्ताद रते यंत्राणाम अप्रवृत्तिर एवं। हाथ के बिना यंत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए पेन है, इसके जैसा कोई यंत्र है, तो इसको होल्ड करने के लिए और इससे लिखने के लिए इसको हाथ में पकड़ा हुआ होना जरूरी। नेक्स्ट, शल्य की परिभाषा। जो चीज मन में और शरीर में बाधा उत्पन्न करे वो शल्य कहलाती है। और इन शल्यों को शरीर से बाहर निकाल के, मतलब पकड़ के बाहर निकालते हैं जिनसे, उन सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, उन यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स को यंत्र कहते हैं। यंत्रों के अगर प्रकार की बात करें, जैसे मतलब जरूरी नहीं है कि कोई भी शल्य जो है ना वो कोई सूल ही चुभे, किसी आदमी की बात ही चुभ जाए। कोई आदमी रोज ही आपको कुछ गलती बोलता हो या आपको परेशान करता हो, आपको गुस्सा दिलाता हो, तो ये सब क्या है? मन के शल्य। ठीक। यंत्र 6 प्रकार के होते हैं। स्वास्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। ध्यान से देखो, संख्या कितनी है टोटल? 101। और प्रकार कितने हैं? 6। प्रकार को ऐसे याद करते हैं, सस्ता नास। सस्ता नाश कहाँ हो रहा है? यूपी में। कैसे? स्वास्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। स्वास्तिक यंत्र 24 प्रकार के होते हैं, संदंश 2 प्रकार के होते हैं, ताल भी 2 प्रकार के, नाड़ी 20 प्रकार के, शलाका 28 प्रकार की और उपयंत्र 25 होते हैं। ठीक। अब सुनो जरा, यहां यंत्रों के गुण लिखे हुए, अभी श्लोक में पढ़ेंगे। 6 गुण होते हैं यंत्रों। लिखता है यंत्रों के 6 प्रकार, 6 प्रकाराणि। स्वास्तिक यंत्राणि, संदंशानि, तालानि। सस्ता नाश हो गया, नाड़ी, शलाका और यूपी से उपयंत्र। 24 स्वास्तिक, 2 संदंश यंत्र, 2 ताल यंत्र, विशंति नाट्य, अष्ट विशंति शलाका और उपयंत्र कितने हो गए? 25। देखो, स्वास्तिक यंत्र की अगर बात करें ना, तो स्वास्तिक आप सबने देखा होगा, ये स्वास्तिक है। अब ये बन गया आपकी सीजर, और जिस मतलब बेसिकली जो इस तरह से क्रॉस से बनती, अगर हम इसको ऐसे करना चाहें, अब यहां पर अलग अलग तरह के वेरिएशन होते हैं अलग अलग काम के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली ये सीजर्स है स्वास्तिक यंत्र। ये टोटल 24 प्रकार के होते हैं, यहां पर चेंजेस होंगे इनके। दूसरा है संदंश। संदंश का मतलब चिमटे जैसा आगे से। तो संदंश यंत्र 2 तरह के हो सकते हैं। देखो, या तो आप एक ऐसा संदंश बना सकते हो जो एक मतलब कि चपटा आयरन का पत्ता सा था, मतलब ऐसे रिबन लाइक, उसको मोड़ के आपने यू शेप में कर दिया, इससे भी पकड़ सकते हो जैसे चिमटा होता है। एक आप क्या कर सकते हो, 2 रिबन लाइक मेटल्स की जो फ्लैट रोड्स हैं, उनको एक जगह पर एक कील से होल्ड कर दो, तो भी वो आगे से चिमटे जैसी हो जाती है। तो इस तरह से ये तो हो गया सनिग्रह, मतलब कील युक्त, और ये हो गया अनिग्रह, मतलब कील रहित। तो ये 2 प्रकार के आपके हो गए संदंश।
स्वास्तिक 24, संदस 2, फिर ताल। अब देखो ताल यंत्र कैसे, चम्मच होता है वैसे दिखने वाले यंत्र ताल यंत्र कहलाते हैं। सब्जी वाला चम्मच होता है ना वैसे, ये एक ताल मतलब एक तरफ कटोरी जैसे, और अगर इसको दूसरी तरफ से वैसा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा द्विताल। एक ताल और द्विताल, इस तरह से दो प्रकार के ताल यंत्र। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वास्तिक, संदस, ताल, फिर नाड़ी और फिर शलाका। अब फर्क समझो। नाड़ी का मतलब नली, तो नली वो होती है जो अंदर से खोखली होती है। तो जितने भी स्कोप अब यूज आते हैं डायग्नोसिस में और ऑपरेट करने के लिए और सर्जरी, तो जो अंदर से खोखली होती है वो नाड़ी होती है। और ये नाड़ी यंत्र कितने होते हैं? 20। अब कुछ की स्ट्रक्चर आगे से अलग अलग यूज के अकॉर्डिंग अलग है, मतलब अलग अलग चीजों के अलग है, तो ये 20 प्रकार के नाड़ी यंत्र। चलिए नेक्स्ट, शलाका। 28 प्रकार की शलाका है। शलाका में नाड़ी में क्या फर्क है? नाड़ी तो ऐसी थी, शलाका के अंदर बीच में से खोखली नहीं होती, पूरी ऐसी होती। ये शलाका, शलाका कितनी? 28। फिर आते हैं उपयंत्र, जहां यंत्र नहीं हो उनकी जगह काम आने वाले, उनकी एब्सेंस में काम आने वाले उपयंत्र है आपके 25। अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं, ये चैप्टर रहेगा अपना। लिखता है, ये वाला कोटेशन हो गया अपना। संदंस जो है वो 24, स्वास्तिक 24 प्रकार के, संदंस 2 प्रकार के, और ताल 2 प्रकार के, नाड़ी 20 प्रकार के, और शलाका 28 प्रकार की, और 25 प्रकार के उपयंत्र। आगे बढ़ते हैं। तानी प्राय से लोहानी भवंती, प्राय करके जो यंत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं? लोहे के। नेक्स्ट, तत्र नाना प्रकारणाम व्यालानाम मृग पक्षी मुखेर मुखानी यंत्राणाम प्रायस सदृशानि। ये कह रहे हैं कि चूंकि ये होल्ड करने के काम आते हैं, चीजों को पकड़ने के काम आते हैं, तो आगे से इनके मुख भाई जानवरों के मुख जैसे, पक्षियों के मुख जैसे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बॉन है और उसके अंदर कोई शल्य फंस गया, जैसे ये बॉन है और इस बॉन के अंदर ये शल्य फंसा हुआ है, ऐसे ये ऐसे कोई शल्य लोहे का फंसा। तो अब बॉन में फंसा हुआ है तो यहां पर क्या काम आएगी? जिसको अपन पलार कहते हैं, पलास कहते हैं, आपने सुना होगा ना, पकड़ बोलते हैं जिसको, तो वो भी क्या स्वास्थ्य यंत्री। तो वैसी मजबूत सीजर काम आएगी। अब वो क्या करेगी, उसकी खास बात क्या होती है कि जो उसके एंड पार्ट्स होते हैं ना, ये वाले, ये बहुत मजबूत होते हैं और यहाँ से ब्रश लाइक होते हैं, ये तो उसको प्रॉपर होल्ड करके खींचने का काम आएगा। अब मान लीजिए कि बोन में नहीं फंसा शल्य और ये बॉडी टिश्यू है आपका, और यहाँ पर कोई बहुत ही फाइन नीडल फंस गई, बहुत, एक सेकंड, बहुत डीप चली गई, ये नीडल पड़ी अंदर, ऊपर से आई लेकिन अंदर आ गई। तो अब ऊपर से तो इसको हटाएंगे और फिर इसको क्या करेंगे, किस तरह के यंत्र से पकड़ेंगे? जो आगे से कैसी शेप का हो, कौन शेप, मतलब चौंच जैसा हो गया पक्षी, समझ पा रहे हैं? तो अलग अलग पशु पक्षियों के जो मुख होते हैं उनके जैसे यंत्र होते हैं, क्योंकि पशु पक्षी भी अपने मुख से चीजों को होल्ड करते हैं, खाने को, शिकार को, पानी को, सबको होल्ड करते हैं। ये सामान्य इनका रूप है। अब आगे बढ़ते हैं। यंत्रों के गुण। समाहितानि यंत्राणि, खर सलक्षण मुखानी, खर ब्लंट होने चाहिए, सलक्षण मुख, सुदृढ़ मजबूत, सुरूप मतलब देखने में डरावने नहीं, सुग्राही। तो समाहितानी से तो तात्पर्य हो गया कि जो होल्ड करने में इजी हो, ये सलक्षण मुख,
सुदृढ़, सुरूप, सुग्राही, ये यंत्रों के 6 गुण हैं। यूजी वाले बच्चे इसको याद करें, पीजी वाले भी याद करें, लेकिन पीजी वालों को ये पता चल जाएगा कि खर संलक्षण मुख है तो ये यंत्र के गुण हो सकता है। समाहितानि, समाहितानि का मतलब प्रॉपर जो उनका मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट के। खर संलक्षण मुखानि, खर मतलब आगे से ब्लंट, संलक्षण मतलब रफ मार्जिन वाले नहीं हो, मजबूत, सुदृढ़, सुरूपाणी दिखने में अच्छे हो, सुग्राही पकड़ने में अच्छे। ठीक, अब सबसे पहले यंत्रों की सामान्य जो बात है वो तो होगी, यंत्रों के लिए जो सामान्य बेसिक चीजें हो, अभी स्पेसिफिक चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य यंत्र। देखो स्वास्थ्य के बारे में खास खास चीजें लिख देता हूं। स्वास्थ्य मतलब सीजर लाइक 24 संख्या इनकी, 18 अंगुल प्रमाण, क्लियर, अष्टादश अंगुल प्रमाण। और ये जो स्टार्टिंग है ना, सिंह व्याघ्र कृत डॉट डॉट डॉट, तो इसकी दो जो लाइनें हैं, सिंह व्याघ्र से तो शेर के मुंह जैसा हो गया, आगे से कैसे होते हैं ये, सिंह व्याघ्र, ऐसे याद करना। और दूसरी ये काक कंक कुरर, काक कंक कुरर, ऐसे याद है। तो ये पशु हो गए, ये पक्षी हो गए। अब जो सीजर है उसके आगे वाले जो होल्डिंग वाला एरिया है उसके अलग अलग मॉडिफिकेशन होंगे, वो इन जानवरों के मुख से रिलेवेंट होंगे, इनके जैसे दिखते होंगे, इस आधार पर। आगे लिख दिया मसूर आकृति भी कीले रवबद्धानी, यहां पर मसूर की आकृति की कील लगी हुई होगी, क्लियर है। मूले अंकुश वद आवृत वार अंगाणी, और मूल मतलब जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये कैसा होगा, अंकुशवत होगा, ठीक है। फिर तो आगे लिखा ये काम क्या आएगी, यूज। अब ये बहुत ही मजबूत है स्वास्थ्य, और इसके अगर इंडिकेशन की बात करें तो जो स्ट्रांगली कोई चीज बॉडी में घुसी हुई है, जो खींचने से भी नहीं आ रही, उसको निकालने के लिए काम आएंगे। जैसे पकड़ से निकालते हैं अपन कोई चीज बहुत सॉलिड अगर हो और अंदर बहुत ज्यादा फंसी हुई, अब शरीर में इतनी मतलब इतनी खतरनाक तरीके से कोई भी चीज क्या फंस सकती है, कहां पर जाके फंस सकती है, बोन, क्योंकि जो मांस में और भाई फैट में और स्किन में फंसेगी वो तो इजीली निकल जाएगी, लेकिन कोई शल्य बोन में जाके फंस जाए, तो इसलिए इसका प्रयोग होता है अस्थि विदस्त शल्य के उद्धरण, स्वास्थ्य की यात्रा। आई बात समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा संदन, अभी बात हुई थी अपनी, संदन यंत्र का मतलब फोर्सेप जैसे चिमटे जैसे मान लो आप, ठीक है, पकड़ने के लिए। दो तरह के होते हैं, सनिग्रह अनिग्रह। सनिग्रह वाला मतलब कील युक्त, अनिग्रह मतलब कील रहित। तो दो भेद या दो प्रकार हो गए, दो संख्या हो गई संदंश की, ठीक। प्रमाण 16 अंगुल, 16 अंगुल। यूज, अब ये वाले जो है ना, जैसे आपको कांटा चुभ गया तो क्या करते हैं, चिमटे जैसे लेते हैं, उसे पकड़ के और निकाल लेते हैं। तो कहां तक शल्य हो, त्वक, मांस, सीरा, स्नायु, इन स्थानों पर स्थित शल्य को निकालने के लिए संदंश यंत्र का यूज होता है। दो प्रकार के होते हैं, 16 अंगुल के, और अगर बोन में चला गया होता तो स्वास्थ्य के लिए 18 अंगुल का था। आगे बढ़ते हैं विमर्श। वाग्भट ने इन दो के अलावा दो और माने, एक जो है उसका नाम है सूक्ष्म शल्य उपपक्षमाणश्च, ये तीसरा है, और ये 6 अंगुल लंबाई का है। और चौथा है मुचुंडी संदंश वाग्भट का, याद करना जरूर से। ये सूक्ष्म दंत मूलेर रूचक भूषणा। अब ये काम क्या आता है कि दांत पर कोई मल जमा हो तो उसको हटाने में, रूचक भूषण का मतलब हो गया
पहले लोग दांतों के ऊपर जैसे सोने की कील गड़वाते थे, दांतों के ऊपर काम करवाते थे, जैसे नहीं होता कारीगरी का काम पत्थर वगैरह पे, वैसे तो जो रोचक भूषण का काम करने के लिए काम है। तो दो तरह की एक्स्ट्रा बताई वाग्भट ने, एक तो बताया सूक्ष्म शल्य उपपक्षमाणस्य और दूसरा बताया मुचुंडी। तो मुचुंडी संदस जो है वो तो रोचक भूषण और दंत मल से संबंधित है, दांतों के मल को निष्कासन के लिए। और जो सूक्ष्म शल्य उपपक्षमाणस्य वो 6 अंगुल का होता है। नेक्स्ट ताल यंत्र दो थे, एक ताल दो ताल, ताल यंत्र दो, और इसकी लेंथ कितनी बता रहे हैं, 12 अंगुल। ठीक, क्या काम आएंगे, कर्ण नासा नाड़ी शल्य नाम आहारणार्थ। कान में, नाक में कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल है, या फिर नाड़ी शल्य मतलब किसी फिस्टुला के अंदर कोई बोन का पार्टिकल या पस के प्लग पड़े तो उनको निकालने के लिए। तो ये इनकी जो शेप होती है वो बहुत होती तो वही चम्मच लाई की, अब बहुत छोटे जैसे। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ही पता हो तो कान वगैरह को साफ करने के लिए ऐसे छोटे छोटे चम्मच शेप के आते हैं, वो ताल यंत्र ही है, लेकिन उनसे कान साफ नहीं करने चाहिए। ठीक, तो क्योंकि उससे डैमेज होने का, इरोजन होने का चांस रहता है। जो इम्पेक्टेड वैक्स होती है वो खुरच के आती है अंदर से, उसके साथ में स्किन आ सकती है, वेसल्स फट सकती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फट सकती है। चलिए, कर्ण, नासा और नाड़ी शल्य, जैसे किसी फिस्टुला के अंदर डीप कोई बोन का टुकड़ा है कुछ भी, तो उसको अंदर पुश करके उससे खींच के निकाल, क्योंकि आगे से वो चम्मच शेप का होता है। ठीक, यूज क्या हो गया, कर्ण, नासा, नाड़ी शल्य। नेक्स्ट देखो नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र संख्या में 20 होते हैं, लेकिन प्रकार 12 होते हैं। अभी तक सब वैसे ही थे। स्वास्थ्य के प्रकार का वो संख्या का 24, संदस के प्रकार का वो संख्या का 2, ताल के प्रकार का वो संख्या का 2। नाड़ी यंत्र संख्या में तो 20 है, प्रकार 12 है। लिखता है नाड़ी यंत्र के लिए, अनेक प्रकाराणि अनेक प्रयोजानि एक तो मुखानि उभयत मुखानि। ये लाइन आती रहती है एग्जाम में कि ये किसके लिए, तो अनेक अनेक वाली लाइन किसके लिए है, नाड़ी यंत्र के लिए। ठीक, बहुत तरह के जो जैसे एंडोस्कोपी में एंडोस्कोप काम आता है ना, वैसे ही जो आजकल बोलते हैं ना दूरबीन से ऑपरेशन, दूरबीन से कुछ नहीं होता। इसमें रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस पेन जितनी मोटाई मान लो आप, वो 4-5 जगह पर उससे छेद करते हैं और फिर उनके अंदर कैमरे लगे होते हैं, उन्हीं के अंदर ब्लेड होती है, उन्हीं के अंदर कटरी होती है, और वो सारा कुछ कर देते हैं। तो वो भी एक तरह के स्कोप है। तो वो नाड़ी यंत्र तो है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें वो अंदर डालते हैं। तो अनेक प्रकार अनेक प्रयोजन, एक तो मुखानी उबे तो मुखानी, एक साइड से बंद, उबे तो मुख का मतलब आर पार दोनों तरफ से खुली। काम क्या आती है, श्रोतोगत शल्य उदरणार्थ, श्रोतसों में स्थित शल्यों के उदरण में, रोग दर्शनम, आचुष्णार्थम, क्रिया सोक्रियाच। मैं आपको बताता हूं, जैसे पथरी का ऑपरेशन सुना होगा, दूरबीन से पथरी का ऑपरेशन। अब यूरिनरी जो सिस्टम है उसमें मान लीजिए यूरेटर में पथरी फंस गई, स्टोन फंस गया, या फिर ब्लेडर और यूरेटर के जंक्शन पर फंस गया। अब इसे मूत्रवाही स्रोत का अवरोध हो तो क्या करते हैं, बाहर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो यूरिथ्रल रूट से अंदर की तरफ जाती है, यूरिथ्रल मतलब इसके यूरिनरी ब्लेडर में, और जहां पर भी यूरेटर में या यूरेटर और ब्लेडर के जॉइंट पर या ऊपर किडनी और ब्लेडर के बीच में यूरेटर में कहीं, उसको पकड़ते हैं और निकाल लेते हैं। एक चीज। दूसरा, आपने एंजियोग्राफी का नाम सुना होगा, एक होती है एंजियोग्राफी, एक होती है एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोग्राफी जो है, एंजियोग्राफी वो तो देखने काम आती है कि ब्लॉकेज कहाँ है कोरोनरी में। तो एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर जाती है थाई से, अपन जो उसको थाई वाली जो वेसल्स है उससे पुश करते हैं कॉर्नर तक, वो तो वो रोग देखने के काम आई, जैसे इसने लिखा ना रोग दर्शनार्थ। और एक होती है एंजियोप्लास्टी। अब श्रोतोगत शल्य उदर में एक आपने स्टोन वाला एग्जांपल सुना, रोग दर्शन में आपने एंजियोग्राफी, फिर अपन को पता चलता है कि इस राइट वाली कॉर्नर में इतना ब्लॉकेज बता रहे हैं पेशेंट के, लेफ्ट वाली में इतना बता रहे हैं। फिर उसका लिखा है आचुष्णार्थ। अब जब एंजियोग्राफी होती है और ब्लॉकेज कम होता है, तो उसी ट्यूब के अंदर ये सिस्टम होता है कि वो उस ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है। कैसे करती है, सक करके,
तो आचूषण का काम करते। आगे लिखा क्रिया सो क्रियार्थ चेत। बहुत से इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन वो बहुत सारी क्रियाओं में हेल्प करते हैं। जैसे आपने सक्शन पंप का नाम सुना होगा, तो कोई पेशेंट को मान लो कि निश्चेत अवस्था में वॉमिटिंग हो रही है, तो सक्शन काम आ रहा है, तो उसके आगे भी क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब ऑपरेट करते हैं, मान लीजिए कि मेजर सर्जरी है और उसमें इंसाइज करना पड़ा है, तो ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पर भी क्या करते हैं, उस ब्लीडिंग की वजह से दिखता नहीं है ना ऑर्गन, तो वहां सक्शन जो है बार बार सक करता है, उससे ब्लड सक होता रहता है और वो टिश्यू विजिबल होता रहता है, फिर ब्लीडिंग होती है। तो क्रियाओं को सही तरीके से पूर्ण करने के लिए। इसके अलावा आपने पाइल्स के बारे में सुना होगा कि पाइल्स का डायग्नोसिस बनाने के लिए प्रोक्टोस्कोप यूज होता है। वो भी क्या है, नाड़ी यंत्र एक तरह का। श्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थम एक, रोग दर्शनार्थम दो, आचूषणार्थम तीन, क्रिया सो क्रियार्थ चयति। क्रियाओं को ठीक से पूर्ण करने के लिए भी इनकी उपयोगिता है। तानी श्रोतो द्वार परिणानी यथा योग दीर्घ। अब इसमें जैसी आपको नीड है, जैसी आपकी श्रोतस की मोटाई है, लंबाई, जैसे मान लो ये एंजियोग्राफी करनी है या एंजियोप्लास्टी करनी है, तो इसमें तो पाइप लंबी चाहिए पर पतली चाहिए, समझ पा रहे हैं। और सक्शन है तो उसमें पाइप जो है वो इतनी लंबी चाहिए कि मशीन से पेशेंट तक पहुंच सके, और मोटाई ज्यादा हो तो भी चलती है। अलग अलग जो, जैसे यूरिथ्रल ओपनिंग के थ्रू आपको स्टोन निकालना है, तो उसकी साइज क्या होगी, यूरिथ्रल ओपनिंग जितनी होती है उतनी होगा। तो तानी श्रोतो द्वार परिणाम, जितना श्रोतस का द्वार होता है उतनी मोटाई, और यथा योग्य दीर्घानी, जैसा चाहिए उतनी लंबाई। ये नाड़ी यंत्र। यहाँ पर नाड़ी यंत्र दिए हुए, जैसे भगंदर के लिए भगंदर यंत्र, अश्व यंत्र, व्रण बस्ती, उत्तर बस्ती, मूत्र वृद्धि, दकोदर, धूम, निरुद्ध प्रकश, सनिरुद्ध गुद यंत्र, ये सब यंत्र है। अलाम्बु श्रृंग, अलाम्बु और श्रृंग भी क्या है, नाड़ी यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट। नाड़ी यंत्र के बाद 28 प्रकार की शलाका है। शलाका वाले लिखा है नाना प्रकाराणि नाना प्रयोज्यानि। अब ध्यान दीजिएगा, अनेक प्रकाराणि, अनेक अनेक आए तब तो है नाड़ी यंत्र, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। और अगर नाना प्रयोजनानि, नाना प्रकाराणि नाना प्रयोजनानि ऐसा है, इसका मतलब है रोड लाइक स्ट्रक्चर, शलाका। ये आपको डायरी में लिखना जरूर से। नाना प्रकाराणि नाना प्रयोजनानि आए तो शलाका, और अनेक प्रकाराणि अनेक प्रयोजनानि आए तो नाड़ी यंत्र। मीनिंग एक ही, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से याद। इन 28 प्रकार की शलाकाओं को यहाँ ऊपर अपन ने लिखा है, तो कोशिश करते हैं कि यहाँ से ज्यादा इजी समझ में आएगा। देखिए, पहली है गंडू पद्मुखी, ये दो होती है और ये एशन का काम करती है। गंडू पद्मुखी मतलब कैचुए का मुख होता है, वैसी शेप की होती है आगे से। एशन का मतलब प्रोबिंग के काम आती है, ट्रैक पता करने के लिए किसी फिस्टुला का या किसी भी एब्सेस का। तो ये दो होती है। फिर आती है सर्प फणमुखी, ये भी दो है, ये व्यूहन में काम आती है। व्यूहन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि, मैं कोशिश करता हूं, जैसे मान लीजिए ये कोई टिश्यू है और उसके ऊपर ये टिश्यू है, और इन दोनों टिश्यू के बीच में कोई प्रॉब्लम है, तो इस टिश्यू को ऊपर उठाना पड़ेगा, यू। अब यू ऊपर उठाएंगे तो कई टिश्यू तो इजीली उठ जाते हैं, कई टिश्यू जो होते हैं हार्डली अटैच होते हैं, तो उनको उठाना पड़ता है यू, ऐसे नीचे से पुश करके, इसको व्यूहन कहते हैं। तो सर्पफणमुखी, अब सर्पफण कैसा होता है, ऐसा। तो अब अगर इसको जो आगे से मुड़ा हुआ है, इसको उल्टा करके यू करेंगे तो वो इजीली ऊपर उठ जाएगी। ये सर्पफणमुखी दो। सर्पुंक मुखी, सर्पुंका जैसी दो, चालन के लिए उपयोगी। बडिश मुखी दो, आहरण के लिए उपयोगी। जरूर से याद करना, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं, मिलान में आएगा। ठीक है, गौर सुनिएगा। आगे देखो क्या कहता है, मसूर दल मात्र दो। अब मसूर दल मात्रा मतलब छोटी है, मसूर का एक दाल का एक पोर्शन जो होता है उतनी। तो
शलाका है मतलब ऐसी रोड है, और आगे से कैसी है, ऐसी, ऐसी, मतलब आगे से थोड़ा सा पार्ट मसूर की तरह। तो ये मसूर दल मात्र वाली श्रोतोगत शल्य उद्धरण। अब श्रोतोगत शल्य उद्धरण रोग दर्शनार्थम आचुषणार्थम क्रिया से सो क्रिया चेती, ये नाड़ी यंत्र भी था, लेकिन मसूर दल मात्र वाली शलाका है वो श्रोतोगत शल्य उद्धरण काम करती है, ये अलग बात है, वो नाड़ी यंत्र थी, ये शलाका। नेक्स्ट कार्पास कृतो उष्णी उष्णी। अब जिसके ऊपर कपास की उष्णी मतलब पगड़ी होती है, आप सबने सुना होगा, क्या बोलते हैं उनको, जैसे जिसके दोनों तरफ रुई लिपटी रहती है, ईयरबड्स, ईयरबड्स ये थे, ऐसी रुई लगी होती है। ये क्या काम आएगी, प्रमार्जन, प्रमार्जन का मतलब साफ करने के लिए। तो कोई भी घाव है तो गौज आगे वाला जो है किसी स्टिक से बांध दिया, या लोहे की शलाका से बांध दिया, या शलाका के आगे की तरफ गौज बना दिया, रुई लपेट दी, उसकी पगड़ी बना दी, और फिर उसको साफ करने के लिए काम। दारवी आकृति खलु मुखम, तीन होती है शार औषध प्राणिता। जो दारवी आकृति वाली होती है ना, वो ताल यंत्र जैसी होती है, आगे से चम्मच जैसी। ये कहाँ काम आएगी, ये आएगी क्षार और औषध के प्राणिधान का मतलब पहुंचाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई फिस्टुला का ट्रैक है और वो फिस्टुला बहुत डीप है, अब अगर आपको वहां मेडिसिन डालनी है या तो पूरे को ऊपर से इंसाइज करो, नहीं तो जो ट्रैक है उसके अंदर क्षार भरा आपने इसमें थोड़ा सा, शलाका के आगे का पार्ट जो चम्मच जैसा होता है उसके ऊपर थोड़ा क्षार लिया, फिर शलाका को धीरे 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 पुश करके फिर आपने कहा कि ये वो जगह आ गई जहाँ क्षार डालना है, तो वहां उसको उलट दिया तो वहां क्षार गिरे, या कोई औषध वहां डालनी है, तो क्षार और औषध प्राणिदान के लिए दारवी आकृति खल मुख वाली। अग्निकर्म की 6 होती है, जिसमें से 3 तो जम्बू मुख समान होती है और 3 अंकुश वदन होती है। अग्निकर्म की कितनी शलाकाएं टोटल, 6, 3 जम्बू मुख और 3 अंकुश वदन। कोल अस्थि दल मात्र मुखम, कोल अस्थि मतलब बेर की गुटली, तो बेर की गुटली वाली जो है वो मसूर वाली से बड़ी होगी। अब मसूर वाली तो मान लो कि बहुत ज्यादा छोटी, बहुत फाइन है, ऐसा समझो जो ऑलपिन होती है ना उसके आगे का पोर्शन जो है वो दाल जैसा हो जाए वैसे। और ये जो है कोल अस्थि दल मात्र वाली, ये जो कान साफ करने का मैंने आपको बताया था उधर नाड़ी में, उससे भी 4 गुना बड़ी, तो मतलब आगे वाला पोर्शन उसके कैसा होना चाहिए, आगे वाला पोर्शन बेर की गुटली जैसा। अब ये यहां से भरा भरा होगा, ये ऐसा, ये क्या काम आ रही है, नासा अर्बुद आहरना, नेजल पॉलिप को निकालने के लिए जब उसको काटते हैं तो इससे एक उसको एक साइड में करके फिर उसको कट लगा। कलाय परिमंडलम अंजनार्थम, और अंजन के लिए जो शलाका काम आती है, तो सबको पता है मटर के आकार की होती है, दोनों साइड जो दोनों किनारे होते हैं उसके। नेक्स्ट मूत्र मार्ग विशोधन के लिए, इसका आपको पता है उत्तर बस्ती में पढ़ा था अपन चरक में, उत्तर तंत्र जब वो उत्तर बस्ती पढ़ा था अपने सिद्धि स्थान में, तो मैंने पढ़ा था कि जो बस्ती नेत्र है उत्तर बस्ती का, उसको अपन पुष्प नेत्र कहते हैं, और उसकी मोटाई क्या थी, मालती पुष्प वृंतागर के समान। तो मूत्र मार्ग का शोधन करना है तो ये वही हो गया कि मूत्र मार्ग को शोधन करने के लिए नाप कितना चाहिए, इतना ही, मालती पुष्प के जितना है। अब मैं आप लोगों की मानसिक शांति के लिए श्लोक में से बता रहा हूं, आप ध्यान देना। लिखा है तेषाम, ये 28 है, इसमें से गंडूपद सर्पफण सर्पुंक बडिस मुखे द्वेते, दो 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 दो, इनके काम एषण व्यूहन चालन आहरण। गंडूपद एषण, सर्पफुण मुख जो है व्यूहन, सर्पुंक चालन और बडिस मुख आहरण। आए हुए क्वेश्चन है सारे। फिर आगे लिखा है मसूर दल मात्र 2, कैसी क्या काम आएगी, श्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थ, श्रोतोगत शल्य निकाल। फिर 6 ऐसी है जिनके ऊपर कपास की पगड़ी पहना रखी है, सट कपास करत उष्णी वोष्णा, प्रमार्जन क्रिया में उपयोगी, प्रमार्जन। फिर अग्निकर्म वाली 6 शुरू हो रही, पहले 3 का सॉरी पहले 3 वो दारवी आकृति वाली, त्रीणी दारवी आकृतिनी खल मुखानी शार औषध प्राणी धानानी। तो देखो भाई 2 + 2 + 2 + 2 ये हो गई।
फिर ये होगी 6, फिर ये होगी 3, और ये खलु मुख या दारी मुख वाली क्या कर रही है, औषध और क्षार को अगर डालना हो कहीं डीप फिस्टुला के अंदर या किसी ऐसी जगह पे जहां पर अगर आपको मेडिसिन पहुंचानी है तो या तो बहुत बड़ा आपको इंसाइज करना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ अगर अंदर की तरफ है तो पीछे से हैंडल पकड़े रखना है, शलाका को सीधा सीधा औषध से भर के ले जाना, वहां जाके पलट देना। फिर 6 अग्निकर्म वाली, 3 जाम्बू बदनानी, 3 शंकु बदनानी, टोटल मिला के ये होगी 6 अग्निकर्म। सदैव अग्निकर्म सविपरीत, ये 6 अग्निकर्म। नासागत अर्बुद मतलब पॉलिप को निकालने के लिए कौन सी, कोल अस्थि दल मातमुख। अंजन के लिए 1 कलाय परिमंडलम, और आगे से कैसी, मुकुलाग्रम, कौन सी, अंजन वाली। मटजटी मोटाई और दोनों तरफ से मुकुलाग्र, याद करना। मूत्र मार्ग विशोध की 1 मालती पुष्प वृंताग्र परिमंडल आनी चाहिए। अब जिसको गणित आती है वो जोड़ लेना, ये 28 हो जाएगी, 2 2 2 2 2, फिर 6 3 6, 6 3 6 हो गया, फिर 1, फिर 1 और फिर 1, इनको जोड़ोगे तो 28 हो जाएगी। ये 28 शलाकाएं याद करनी है, मिलान में आएगी नहीं तो अलग से आएगी, और ये फेमस क्वेश्चन है सुश्रुत से पूछने की, यंत्र शस्त्र इनमें से। नेक्स्ट उपयंत्र 25 होते हैं। अब आप उपयंत्र में देखो क्या क्या चीज है जिन पर खास ध्यान देना है। जैसे देखो एक लिखा शार, एक अग्नि, एक भेषज, एक अंगुली, ठीक, बाकी तो बाकी सब ठीक। अब उपयंत्र का काम सुनो। जैसे मान लो कोई आदमी है वो जंगल में है और कोई बहुत बड़ा कांटा चुभ गया, अब वहां पर तो इतने सारे यंत्र कहाँ मिलेंगे, जो ये पीछे अपन ने पढ़े हैं, ये 75 जो यंत्र है या 70-75 जो भी पीछे पड़े, 24 स्वास्तिक, 2 संदस, 2 ताल, फिर 20 नाड़ी, 28 शलाका, ये तो है ही नहीं। तो उपयंत्र कब काम आएंगे, जब यंत्र अवेलेबल नहीं होंगे। उसमें देखो क्या है, रज्जु, वेणी, पट, चर्मांतर, वलकल, लता, है ना। जैसे वो मैन वर्सेस वाइल्ड में काम में लेता है ना बियर गिल्स, की रस्सी नहीं है तो कोई ऐसा पेड़ या उसकी ऐसी लता को ढूंढता है जिसके सहारे वो उतरता है, तो एब्सेंस वहां रस्सी की। अब यहाँ यंत्रों के एब्सेंस तो रस्सी काम आ रही है, चर्म वल्क काम आ रहे हैं, लताएं काम आ रही है, वस्त्र काम आ रहे हैं, है ना। पानी, पाद तल, अंगुली, जीवा, दांत, नाखून, मुख, बाल, है ना, जो भी चीजें। लास्ट लिखा है हर्ष, अयस्कांत, हर्ष मनोगत शल्य को निकालने के लिए उपयंत्र। अयस्कांत कहते हैं चुंबक को, मैग्नेट को, चार अग्नि और बेशक। वाग्भट ने 4 उपयंत्र और माने हैं, आंत्र, पाक, काल और भय। आप इसको ट्रिक से याद कर लेना, आपका भय, ऐसे आंत्र, पैसे पाक, कैसे काल और भय से भय। मैं बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं बताता, लेकिन कभी कभार अगर कोई ट्रिक बताते तो वो अच्छा याद रख लेना। अगर आप सोच रहे हैं आप सब कुछ ट्रिक से याद करके और कोई एग्जाम निकालेंगे, कोई सेंस ही नहीं, इतनी ट्रिक हो जाएगी पता ही नहीं रहेगा किसकी। अब आपको याद रखना है कि आपका भय है वाग्भट के एक्स्ट्रा उपयंत्र, उपयंत्र, ये ऑप्शन में अनुशस्त्र भी आ सकता है। वो कह रहा है कि आंत्र, काल, पाक और भय, इनसे भी शल्य बाहर निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट, अभी अपनी बात चली थी, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। 101 प्रकार के, 101 संख्या में यंत्र थे, इनके 6 गुण थे, ठीक। और सस्ता नाश यूपी 6 इनके प्रकार थे। अब आ गया यंत्रों के कर्म, 24 कर्म है यंत्रों के। निर्घातन, पूरण, बंधन, व्यूहन, वर्तन, चालन, विवर्तन, विवरण, पीड़न, मार्ग, विशोधनम, विकर्षणम, आहरण। बस एक तो आहरण पे ध्यान दो जो लास्ट में है, और एक कहीं आगे जाओगे तो एषण लिखा होगा। एषण और आहरण यंत्र कर्म भी है और शस्त्र कर्म भी।
और चरक इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने कहा कि मतलब चरक का ये मत था कि ये यंत्र कर्म नहीं, वो शस्त्र कर्म नहीं होते, यंत्र कर्म ज्यादा है, इसलिए चरक के शस्त्र कर्म 6 ही होते हैं, उसमें ऐषण आरण नहीं होते। लेकिन सुश्रुत ने ऐषण और आरण को यंत्र कर्म भी माना, शस्त्र कर्म भी माना, इसलिए सुश्रुत के शस्त्र कर्म 8 हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, यंत्रों के दोष 12। अब ऊपर चलते हैं। 6 प्रकार के यंत्र, 6 गुण, 12 दोष, 24 कार्य, 101 संख्या। क्लियर है? 101 क्या है? संख्या। तो 101 संख्या है, 6 प्रकार के यंत्र है, 6 गुण है, 12 दोष और 24 कार्य। अब पढ़ते हैं इनके दोष। 12 दोष कौन से? यंत्रों में क्या गड़बड़ी हो सकती है, जैसे सुमाहितानी, सुग्राही, खरस लक्षण मुखानी, है ना, ये संहितानी इत्यादि, ये तो इसके गुण थे। अब प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? 12 इनके नेगेटिव क्या क्या फीचर्स हैं? अति स्थूल होना, असारम, अति दीर्घम, अति हशम, अग्राही, विषमग्राही, वक्रम शिथिलम, अति उन्नतम, मृदु कीलम, बीच वाली कील जो है वो कमजोर हो, तो जैसे ही प्रेशर दिया कील टूट गई। मृदु मुखम, ज्यादा दबाने से मुंह ही टूट गया, तो मुंह मजबूत होना चाहिए, सुदृढ़ लिखा हुआ। मृदु पाशम, पकड़ने वाला पीछे वाला वो भी अगर मृदु है तो गड़बड़। ये द्वादश यंत्र दोष जरूर से सबको याद करना, चाहे आप प्री पीजी कर रहे हो या फिर यूजी कर रहे हो या एमओ कर रहे हो। प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा यंत्र का दोष नहीं है, तो फिर याद होने चाहिए। नेक्स्ट, आइडियल लंबाई यंत्रों की कितनी होनी चाहिए? 18। यंत्रम अष्टादशम अंगुलम प्रशस्तम बीजजाम गेयम तदि कर्म सुयोजित। 18 अंगुल का जो है वो दृश्य सिंह मुकाद्यस्तु गूढ़ कंख मुकादि। अब मैंने तुमको समझाया था, जैसे मान लो कि ये टिश्यू है और इसके ऊपर से ये शल्य घुसा पड़ा है और ये इसके अंदर की बोन है और एक पूरा टिश्यू ये है, और मान लो कि इस ऑर्गन के अंदर की जो बोन है उसके अंदर भी गया हुआ है, लेकिन चमड़ी से बाहर थोड़ा सा दिख रहा है, तो यहाँ तो सीएमओ काम करेगा, पकड़ या पलाश से अपन खींच सकते हैं। लेकिन मैंने समझाया था कि अगर ऐसा नहीं हो और स्थिति हो ये, अबे चल जा यार भाई, ये मान लो इसके अंदर की बोन है, लेकिन स्थिति क्या है कि ये ऐसे चमड़ी में नहीं गया हुआ, ये ऐसे मतलब उसमें अस्थि में नहीं गया होगा, और हो तो भी के बाद। अब अगर स्किन से बाहर दिखता है तो सीएम मुख से, क्योंकि सीएम मुख वाला ज्यादा अंदर नहीं जा सकता, लेकिन कंक मुख मतलब पक्षी मुख है, तो इसके ऊपर तो जो आप यूज करोगे सीजर, उसकी क्या हो जाएगी, ये दांत हो गए उसके, उससे पकड़ लिया, ये क्रॉस होगी मान लो, इससे पकड़ के खींच के निकाल। लेकिन यहां जो काम आएगा यंत्र वैसा नहीं चलेगा। यहां तो आप ऊपर से पहले क्या करोगे, इस स्किन को हटाओगे, फिर ये अंदर है तो आपको बीक शेप का चाहिए, ऐसे चोंच शेप यंत्र, जिससे आप जिसको आप अंदर डाल सकते, जो लंबाई में ज्यादा। तो जो ये तो दृश्यभूत शल्य, उसमें सीएम, और अदृश्य भूत का मतलब स्किन के अंदर है, दर्द हो रहा है, पेशेंट आ रहा है, आपने ऊपर स्किन हटाई, देखा गहराई में, तो उसको निकालने के लिए तो इसको पूरा डालना पड़ेगा अंदर, तो आगे से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, चौंच जैसे। तो लिखता है दृश्य सीए मुकाद्यस्तु गूढ़म कंख मुकादि भी, शास्त्र युक्ति, शल्य शास्त्र में युक्ति उपेक्षा, ये युक्ति शल्य शास्त्र।
आगे लिखता है यंत्रेषु कंकमुक प्रधानम स्थानेषु सर्वद, लेकिन इसके ऊपर ध्यान से कहते शल्य निग्रहण तेजा युष्मत्, लिखो शल्य निर्हरण के लिए प्रधान यंत्र बराबर कंकमुक। जो लिख रहा हूं वो लिख लेना गाइड में, और किताबों में दूसरी जगह बहुत ज्यादा जगहों पर ये गलत लिख रखा बाबू, और आंसर इसी जाएगा। शल्य निवारण के लिए प्रधान यंत्र, लेकिन प्रधान यंत्र आए चाहे प्रधानतम आए, कुछ भी आए, सीधा आंसर हस्त करना है। किताबों में अलग लिख रखा है, कोई कहता है यहां से लाइन जोड़ते प्रधानतम तो हस्त है, प्रधान कंक नहीं, प्रधान और प्रधानतम दोनों ही हस्ती करने। शल्य निर्हरण शब्द आए या शल्य निग्रहण या शल्य उद्धरण शब्द आए, तब अगर प्रधान पूछे तो कंकमुक। अरे बात समझ में आई ये वाली? अरे हाथ ही नहीं होगा तो कंकमुक क्या कर लेगा? तो प्रधान या प्रधानतम तो हस्ती, लेकिन शल्य निरहरण के लिए प्रधानतम या प्रधान जो भी है, तो शल्य निरहरण शब्द लगने के बाद कंकमुक आएगा। हाना में आंसर देना होता है, अगर नहीं आया तो वापस समझा दो, लेकिन कम से कम आंसर कर दिया करो यार। प्रधान यंत्र या प्रधानतम यंत्र का आंसर क्या जाएगा? हस्त। और शल्य निरहरण के लिए प्रधान यंत्र क्या है? कंकमुक। इस पे ध्यान देना जरूर से, और किताब में गाइड में दूसरी जगहों पे गलत लिखा हुआ है, तो ये अगर पल्ले पड़ गया हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें गूंगे बहरे ही रहना है, तुम्हारी इच्छा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर अपना है शस्त्र औचन।